हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करो। ये दो पार्ट में होगा आई थिंक। लेट्स स्टार्ट। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट में एग्जाम्पल है मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जो फीमेल प्राइमेट है उसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक साइकिल चलती है जिसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में होता है, ठीक है, और उसे हम मेनार्क कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 29 दिन बाद वापस फिर से होता है, ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, और वन मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जो साइकिल ये पूरी चलती है, ठीक है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक एग रिलीज होता है, ठीक है। बेसिकली वो सेकेंडरी oocyte होता है, वो रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। स्टार्ट कैसे होता है? मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें होता क्या है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यानी कि जब आपका पीरियड आता है, ब्लड के साथ टिश्यूज बाहर निकलते हैं, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो ये जो साइकिल है वो स्टार्ट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जो जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो होता है बॉडी से, और ये 3 से 5 दिन के लिए होता है। बहुत लोगों में 6 डेज तक एक्सटेंड कर जाता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। अब ये ब्लड क्यों आ रहा है, ठीक है। ब्लड इसलिए आ रहा है क्योंकि यूटेरस जो थी, ठीक है, यूटेरस में 3 लाइनिंग थी। एक था एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग है यानी कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग है वो टूट जाती है, ठीक है। एंड इट्स ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। और इसके जो ब्लड वेजल्स हैं जो लिक्विड बना रहे हैं कुछ, ठीक है, वो वजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। और मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड तभी आएगा जब आपका जो सेकेंडरी oocyte है अगर वो फ्यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तभी केवल आपका पीरियड आता है। अगर मान लो स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ कर गया, जाइगोट बन गया, लेडी प्रेग्नेंट हो गई, उस टाइम पीरियड नहीं आता। आपने देखा होगा या सुना होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, कि बहुत लोग का होता है कि हाँ मतलब मेरा पीरियड नहीं आया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। इसका ये एक इंडिकेटिव हो सकता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। जो अडल्ट वुमेन है उनकी बात की जा रही है। पीरियड ना आने के और कई केसेस होते हैं, जैसे लिखा है हाउ एवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एट्सेट्रा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो इस वजह से नहीं आ रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेस है या फिर आपका हेल्थ बहुत ख़राब रहता है। तो पीरियड ना आने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो कारण बहुत हो सकते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय द मॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, मॉलिकुलर फेज नहीं है भाई, फॉलिकुलर फेज है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्राफियम फॉलिकल। तो जो ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte था वो बड़ा होगा, ठीक है, और बड़ा होते होते वो मेच्योर ग्राफियम फॉलिकल बनाएगा। एंड साइमल्टेनियसली यानी कि उसी दौरान द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट। ये जो लाइनिंग टूट गई थी ये फिर से बनेगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से बनेगी थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन यानी कि भाई अपना नंबर इंक्रीज करके, प्रोलिफरेट करके
These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. अब ये जो ताम झाम चल रहा है आपके ओवरी और आपकी यूटरस में, जैसे बोला जा रहा है कि आपके यूटरस की जो अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम है वो वापस से रीजनरेट होगी, ठीक है, वापस से जनरेट होगी यानी कि रीजनरेट होगी, और ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ताम झाम दोनों जगह चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पिट्यूटरी और ओवरी कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, वो जब रिलीज होता है तो वो काम करना ही पड़ता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज जो है, जो सेकेंड फेज है, उस दौरान जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं LH और FSH वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। तो वो इनका काम क्या होता है कि ये फॉलिकल्स को मैच्योर कराते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी से आपका ग्राफियन, और साथ में इनका काम ये होता है कि जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, ये भी रिलीज करे एक हार्मोन जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। जो साइकिल होती है उसके 14th डे पे LH और FSH की एक पीक देखने को मिलती है, ठीक है, LH और FSH की एक पीक देखने को मिलती है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू its maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture of ग्राफिन follicle। और जब LH 14th डे पे बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर लेवल में, मैक्सिमम लेवल पे हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल टूट जाती है, जिससे रिलीज होता है ओवम, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन, जिसे ओव्यूलेटरी फेज कह रहा है, इज फॉलोड बाय लूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो होता क्या है, जब ग्राफिन फॉलिकल टूट जाती है, ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है, तो चौथा फेज आता है लूटियल फेज, जिसमें कि जो ग्राफिन फॉलिकल में से अगर हम सेकेंडरी oocyte निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट कॉर्पस लूटियम कहलाता है। तो यही बोल रहा है कि लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो बनाई गई है प्रोलिफरेटिव फेज में वो टूटे ना, ठीक है, अच्छी खासी रहे। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी। अब ये एंडोमेट्रियम किया जा रहा है, क्यों इसको मोटा रहना है, क्यों इसको टूटना नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, ताकि जो ओवम जो फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म के थ्रू, ठीक है, और उससे अगर जाइगोट बन रहा है और वो एम्ब्रियो बनाएगा तो वो इम्प्लांट हो सके, यानी कि यूट्रस के वॉल में ऐसे जा सकें, और फिर अगर यूट्रस के वॉल से ये चिपक रहा है, उसके अंदर घुस रहा है, तो न्यूट्रिशन भी मिल सके। इसीलिए एंडोमेट्रियम पूरा भरपूर होता है न्यूट्रिएंट और ब्लड वेजल से। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारा तामझाम रुक जाता है, मतलब फॉलिकल मैच्योर नहीं होते हैं, ना ही कुछ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है उस तरह का, देखिए केवल प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल होता है। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर मान लो एग जो है स्पर्म से आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, फिर कॉर्पस लूटियम भी अपने मतलब टूट फूट के एक हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो इससे क्या होता है, जब कॉर्पस लूटियम भी चला जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज हो पाता, और प्रोजेस्टेरॉन का काम ही था कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा तो जा रखना। तो जब कॉर्पस लूटियम चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं रिलीज होगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या होगी, टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल, और एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। और जो ह्यूमन बींग होते हैं उसमें पीरियड अराउंड 50 से 55 के बीच में रुकता है, मतलब ऐसा मान सकते हैं 45, 50, 55, 60 अराउंड।
दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, और उसे मेनोपॉज कहते हैं। पहली बार जब आता है तो उसे मेनार्क कहते हैं, और लास्ट बार आता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, और अगर आपका पीरियड जो है अच्छे से आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन आप अच्छे से हो रहे हो, तो इसका मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हैं, आप बेबी कंसीव कर सकते हो। एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, और वो जो मेंस्ट्रुएशन है वो मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक होता है। अब एक और चीज़, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात की है। मतलब जब आपको पीरियड होता है तो क्या चीज़ें करनी है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब साफ़ सुथरा रहो, सैनिटेशन, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब साफ़ सफाई, ठीक है। पानी आप साफ़ यूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं साफ़। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, हमेशा बाथ लो, ठीक है, नहाओ धो। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, आप जो बाहर सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं उसे यूज़ कीजिए, या फिर घर पे बना के पैड यूज़ कीजिए। चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, एज़ पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर 4 से 5 घंटे के बाद एक नया पैड लीजिए, मतलब कितनी आपकी क्वांटिटी आ रही है। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इट विथ यूज्ड पेपर। अब जब आप पैड फेंकते हो तो ये बताया जा रहा है कि उसे कोई पेपर, यूज्ड पेपर है, उससे रैप करके, यानी कि उसमें अच्छे से कवर करके फेंकना है। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया, ऐसे खुले में बस फेंक नहीं देना है, या फिर नाली बह रहा है उसमें फेंक दें हम, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली आपको उससे न्यूज़पेपर से कवर करना है, आपको डस्टबिन में डालना है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विथ सोप, और फिर आपको हैंड वॉश करना है अच्छे से, पानी से नहीं, सोप लीजिए, डेटॉल लीजिए, डेटॉल तो खैर नहीं, लेकिन अच्छे से क्लीन करना है, नॉट ओनली विथ वाटर। या दैट इज़ इट।